उसमें दो तरह के फैक्टर काम करते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। अब हम इनका एनालिसिस क्यों करते हैं? हम जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है या हमारे पास जो अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है, हम उसको एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात सबसे पहले करते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की, क्योंकि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट तो शुरू में पढ़ ही चुके हैं। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है जब हम ओवर द बाउंड्री या ओवर द क्रॉस बॉर्डर हम कोई ट्रेड करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब कि जब एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो वो हो गया हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। हमने अभी इसके पहले ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा था। तो ग्लोबलाइजेशन में हमें पढ़ा क्या थी, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री में जब हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या हम अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके कई तरीके भी होते हैं। हमने बताया था आप ऑफिस खोल करके सर्विस प्रोवाइड करके इस तरह से किसी भी तरीके से आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि आप कोई भी ट्रेड जो कि आप एक कंट्री से छोड़ करके दूसरी, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जैसे रिलायंस है या टाटा है या ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, अडानी वगैरह हैं, अपने जो फाइनेंस कुछ बैंक्स वगैरह हैं उनके, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गई, ये क्या करते हैं, अपनी कंट्री में तो ट्रेड करते ही करते हैं, साथ में ही अदर कंट्रीज में भी ट्रेडिंग इनकी होती है। तो ट्रेडिंग का मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स प्रोवाइड करना ही, आप वहां पर अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं या आप वहां से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं या डील कर रहे हैं। मान लीजिए आप, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, लेकिन आपका ऑफिस हांगकांग, सिंगापुर, चाइना कहीं भी है, और वहां से अगर आप अपने बिजनेस को डील या कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस ही आएगा, वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि आप बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी जो कि अदर कंट्री से कर रहे हैं वो हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो चूंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो आपको हर उस कंट्री का, जहां से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही आपके जो वहाँ के जियोग्राफिकल फैक्टर है, वहाँ का जो कल्चरल फैक्टर है, जो वहाँ का सोशियोलॉजी फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, ये सारे के सारे फैक्टर आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइज जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस को जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। और जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को जितने भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो गए हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक, तो ये तो हो गया इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में। अब देखिए बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उन एक्टिविटीज का ऐसा सेट जो इंडस्ट्री और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं, कॉमर्स का मतलब आपकी ट्रेडिंग से है, इंडस्ट्री का मतलब आपके जिस इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री का मतलब कि वो हो गया जहां पर आप वो प्रोडक्ट को सामान बेचते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हो गया इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनी है तो उनका हो गया एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी हैं तो वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक, और कॉमर्स का मतलब आप जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, तो बिजनेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या? when business activities are carried across the political borders of a country, it is termed as international business। जब आपका पॉलिटिकल बॉर्डर, पॉलिटिकल बॉर्डर क्या होता है?
मतलब कि हर कंट्री की अपनी एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने ढेर सारे कंट्रीज के ये फ्लैग्स लगे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल बॉर्डर का मतलब होता है कि हर कंट्री की अपनी एक जियोग्राफिकल लिमिट होती है, मतलब कि उसका एक जियोग्राफिकल बॉर्डर है। उस बॉर्डर के अक्रॉस, उस बॉर्डर के अक्रॉस जाकर के जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। When business activities are carried across the political borders of a country, it is termed as international business. वो आपका कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? A business environment includes various external factors and forces that surrounds a firm and impacts the outcome of its decision and operation। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर या फोर्सेस, हमारे वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर या फोर्सेस दैट सराउंड्स अ फर्म, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं या उससे कनेक्टेड हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड या उनको इन्फ्लुएंस करने वाले वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जिनसे आपके बिजनेस ऑपरेशंस या उनसे रिलेटेड बिजनेस के डिसीजंस को कोई फर्क पड़ता है। वो सारे फैक्टर्स जिनसे आपके बिजनेस के डिसीजन या बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं जिनको फर्क पड़ता है, वो सारे के सारे आपके फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है ना? अभी मैंने ढेर सारे आपको बताए, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, ये सब आपके क्या हैं? आपके ये सारे फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस या उसके आउटकम्स या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? सॉरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर लिखा है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर लिखा है। तो जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं तो इसका मतलब आपका मोटिव केवल ये नहीं कि आप पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, पैसा कमाएं। तो आप पैसा कमाइए, प्रॉफिट आप जनरेट कीजिए, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द सोशल वेलफेयर ऑल्सो। आपको जो समाज, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण, आपको जो सोशल वेलफेयर है उसको भी अपने ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो उसी सोसाइटी से ही, जो सोसाइटी है उसी से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है, उसी सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस अपना प्रॉफिट या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका लास्ट एंड यूजर कौन है? उसका एंड यूजर आपकी सोसाइटी है। कस्टमर कंज्यूमर होते हैं वो आपकी सोसाइटी है। तो अगर आप उनके वेलफेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को फॉलो नहीं करेंगे या उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से बिजनेस में एक याद रखिए, बिजनेस में कस्टमर इज ऑलवेज किंग। कस्टमर इज ऑलवेज किंग, कस्टमर हमेशा राजा होता है। जिस बिजनेस में कस्टमर सबसे ज्यादा होते हैं वही बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, किसी बिजनेस में कस्टमर अगर ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और अगर उसके कस्टमर कम हैं तो उसका प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक? तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो केवल आपके प्रोडक्ट के सेलिंग से नहीं, कस्टमर के काउंटिंग से भी बढ़ता है। जितने ज्यादा कस्टमर उतना ही ज्यादा आपका मार्केट है, और साथ में ही क्या, आपके जो अगर लॉयल कस्टमर हैं तो वो और भी ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देता है। तो जो किसी भी, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो, हम लोग उसमें मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव उसका रहता है प्रॉफिट, लेकिन साथ में हमारा सोशल वेलफेयर भी, हमारा सोशल वेलफेयर भी। जब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, हमें
जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जब आप एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर्स है उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, तब आपको प्रॉफिट होता है। आपको प्रॉफिट का होता है जब आप कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक फेयरनेस स्कीम बनाई, आपने एक फेयरनेस स्कीम बताई, किस लिए? लोगों का कलर फेयर करने के लिए। आपके कस्टमर्स हैं, उनको कुछ को क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड है या उनकी वांट्स है कि दे वांट फेयर कलर, उनको फेयर कलर चाहिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। किस तरह से? हम आपको फेयर कलर देंगे, हम आपको फेयर कलर देंगे और इसके बदले में हम आपसे कुछ मनी चार्ज करेंगे, हम आपसे कुछ मनी चार्ज करेंगे। तो जब मान लीजिए जैसे फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम, इस तरह की जो फेयर स्कीम आती है, वो क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, तभी तो आप उसको मनी दे रहे हैं ना। तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके जरिए वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। एग्जाम्पल और देखिए, जब आप किसी होटल में जा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? फूड, आपकी रिक्वायरमेंट या नीड है आपकी फूड। तो वो जो होटल का लोग हैं, जो होटल वाले कहेंगे कि हम आपको फूड, मतलब कि हंगर, हंगर को आपको शांत करना है, तो उसके लिए आपको फूड चाहिए। तो उन्होंने कहा हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके बदले में हम आपसे मनी चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो उन्होंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया और क्या हुआ? उन्होंने आपसे मनी चार्ज कर लिया। अब यहाँ पर याद रखिए सेटिस्फेक्शन, अगर उन्होंने जो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड किया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तब फिर आप दोबारा उस ऑर्डर को या परचेज सर्विस या प्रोडक्ट को रिपीट करेंगे। अदरवाइज अगर आप उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू विल नॉट रिपीट द ऑर्डर अगेन, और you will also tell others that the services or product of that organization is not good। आप ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि अगर वो सही होगा, अच्छा होगा, तो आप लोगों को बताएंगे कि उस होटल या उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। या फिर आप अगर असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड होंगे, तब आप बताएंगे कि भाई उस कंपनी या उस होटल का प्रोडक्ट मत लेना, जिससे वो उसमें बहुत उसका बेकार सर्विसेज हैं। तो ये क्या है? आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। इसी के जरिए कंपनीज क्या करती हैं? प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है? मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कमाने के लिए प्रॉफिट अर्निंग। ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दो तरह के मेन बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, मैंने एक बताया माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पर जो लिखा है दैट इज कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट और अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। तो एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट लिखा है उसको हम इंटरनल या एक्सटर्नल या माइक्रो या मैक्रो इस तरह से भी बोल सकते हैं, सारे एक ही हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या जिसको ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल किया जा सकता है। All those environmental factors which can be controlled by organizations or internal factors which can be controlled by organizations called your controllable environment factor। And इसके अलावा जो दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर, वो सारे फैक्टर, ऑल दो फैक्टर्स विच कैन नॉट कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन और ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस योर बिजनेस बट यू कैन नॉट कंट्रोल देम इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब कि ऐसे फैक्टर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो गए कंट्रोलेबल। और कुछ ऐसे फैक्टर जिनको आप जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो करते हैं लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर। इसी को आप माइक्रो या मैक्रो, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो माइक्रो होते हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो आपके मैक्रो होते हैं। ठीक। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर। अब इसमें से जरा हम एक एक करके देखते हैं कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं।
जो कंट्रोलेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन। अब यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, वैसे तो इसमें बहुत ढेर सारे होते हैं आपके, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, ये सब क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजमेंट, आपका डिसीजन, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियंस, ये सब आपके क्या है? इंटरनल फैक्टर। तो हम इसमें से मेन में ले रहे हैं प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग, क्योंकि ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। क्योंकि इंटरनेशनल ले रहे हैं तो हम थोड़ा वाइड लेवल पर ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, अपना फाइनेंस कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब अगर आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है और मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, देन कैन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन? ऑफ कोर्स, श्योर, आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड चल रही है तो क्या आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल मंगवाइए, रॉ मटेरियल मंगवाने के बाद आप उसमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगा करके आप उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कीजिए। उससे क्या है, जो मार्केट की डिमांड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके प्रोडक्शन के जरिए उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। फाइनेंस कंट्रोल, जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही हैं, अगर प्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही हैं तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? आपको शेयर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कॉस्ट का इनकर्ड होना आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, इंटरनल फैक्टर है। आप जो भी आप परचेज मटेरियल करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट देते हैं, या जो मशीनरी परचेज करते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप अपने फाइनेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया था, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और आपकी कॉस्ट भी कम आए। अब यहाँ पर कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं कि आपकी कॉस्ट लगती ही नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है कि जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन इस तरह से कीजिए कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। अब यहाँ पर चूंकि आपकी डिमांड बढ़ी है, आपकी डिमांड बढ़ी है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट और कॉस्ट का रेशियो देखा जाता है, जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसके रेशियो में आप प्रॉफिट देखिए। कॉस्ट मतलब नहीं कि कॉस्ट लगेगी नहीं, आप उसको रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप अपने क्या है, जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं आपके एम्प्लॉय। ह्यूमन का मतलब होता है पर्सन, रिसोर्स का मतलब एज ए सोर्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन काम करते हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट, वो अपने डिसीजंस को अपने अच्छे से ले सकता है, जो मिडिल मैनेजमेंट है उनको एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकता है, जो लोअर मैनेजमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स, अब मान लीजिए जब प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी तो आपको क्या करना था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाएंगे, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाएंगे। अब जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजमेंट है वो ये कहेगा कि आपको क्या करना है, 8 घंटे की ड्यूटी, उसमें स्किल्ड पर्सन को लगा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे पर्सन जिनकी इफिशियंसी ज़्यादा हो, जिनमें स्किल्स ज़्यादा हो, आप उनको लगा करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स का आपने बेटर इस्तेमाल किया, आपने, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस है आपने उसको इस्तेमाल अच्छे से किया। साथ ही आपकी जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वो अच्छे से आप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होगा तो ऐसा नहीं कि केवल आप उनसे वर्क लेकर के उनको ऐसे छोड़ देंगे। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसको भी तो प्रॉफिट देंगे। तो अगर आप उनसे एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं तो आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। तो जब एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो वो और अच्छे मन से काम करेंगे,
उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको अपने एम्प्लॉयज को। इसके अलावा कभी कभी जो आपके ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन होते हैं, आप उनसे भी आपका क्या कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर आपने उनसे काम ले लिया और उनको पेमेंट नहीं दिया, तो ट्रेड यूनियन वाले क्या स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। तो स्ट्राइक वगैरह को कंट्रोल करना भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। क्यों? कि उनकी हमेशा कुछ डिमांड होती हैं। ट्रेड यूनियन जो होते हैं उनकी क्या होती हैं, डिमांड्स होती हैं कि उनको बोनस चाहिए, उनको पेमेंट बढ़ाना चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक? इसके बाद आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो टर्म है अपने आप में एक बहुत वाइड है। अब यहाँ पर क्योंकि हम केवल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और जो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी से थोड़ा सा बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। आपके पास मार्केटिंग के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आप अच्छे हैं, मान लीजिए अब आपके प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो रही है, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कुछ कैंपेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कुछ कैंपेन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेल्स पर्सन आप हायर कर सकते हैं जो आपके सेल्स को इंक्रीज कर दें। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाए, या जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं आप उनको बेटर कर सकते हैं। रिटेलर है, होलसेलर है या डीलर हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाइए जिसके जरिए आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ जाए। ठीक, तो ये सब क्या है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी इतनी कॉम्पिटिटिव रखिए कि जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उसका बेनिफिट अगर ले पा रहे हैं तो वो आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। ये सब क्या है, ये आपके मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं। एक चीज़ और होती है कि अगर आप बना रहे हैं, मार्केटिंग का सबसे मेन फंडा है कि अगर आप क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको रिपीट करेगा, अदरवाइज वो आपके प्रोडक्ट को रिपीट नहीं करेगा। तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट शुड बी गुड, वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये क्या, ये सारे के सारे फैक्टर ऐसे हैं विच कैन बी कंट्रोल बाय यू, जिसको आपके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, इसके अलावा और भी कस्टमर कंज्यूमर ये सब होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ये सब कंट्रोलेबल फैक्टर हैं, आप इनको कह सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप इनको कह सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर, कंट्रोलेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर या इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर। ये इनमें से कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। ठीक, अनकंट्रोलेबल में डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक का आपके जिस कंट्री में है नेशनल वाइज कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉरेन इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब है आपके जो दूसरी कंट्री के कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां के फैक्टर्स कुछ ऐसे होंगे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। या वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ टेक्नोलॉजिकल या रिसेशन कुछ ऐसा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे डोमेस्टिक अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं और कैसे, दीज फैक्टर्स ऑपरेट एट द नेशनल लेवल, मतलब कि जिस कंट्री में हैं आप वहां के फैक्टर्स, फर्म्स आर जनरली फैमिलियर विद देम एंड आर एबल टू रेडिली रिएक्ट टू देम। ऐसे क्या होता है, जिस कंट्री मतलब जैसे आप इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिया में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे आप उससे फैमिलियर होते हैं, पता चला कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं या नए टैक्स इम्पोज होने वाले हैं, आप उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उनसे फैमिलियर होते हैं, आप उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं, आप उनसे बहुत जल्दी उसको रिएक्ट कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं आप। सम फैक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, कुछ देखिए क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर आपके कंपटीटर कैसे हैं, कहीं उनका भी तो इंटरनेशनल मार्केट में कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपके
प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे कम्पीट कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इकोनॉमिक क्लाइमेट, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस कंट्री में कैसी है। मैंने आपको शायद एक बार और बताया था, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो हम लोग सोचते हैं कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट चलती है, वो हमारे लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स या पार्टी चलाती हैं, ऐसा नहीं होता। वो इनडायरेक्ट वे में जो बड़े बड़े कारपोरेट्स होते हैं ना, वो रिडायरेक्ट करते हैं, वही रिडायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, जैसे मैंने बताया था कि जब पॉलिटिकल पार्टियां चेंज होती हैं तो क्या है, कारपोरेट उनको क्या देते हैं, अपना कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो उनके फेवर में रूल्स और पॉलिसीज बनाएं और उनको बेनिफिट दें। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं। अब जैसे इलेक्शन होगा तो इलेक्शन को वो चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा, उससे उसकी जो पॉलिसीज होंगी, उससे जो पैसा उन्होंने दिया है, उससे उनके जो बिजनेस है वो उसको इन्फ्लुएंस हो सकता है। कब कौन सा नया रूल आ जाए ये पता नहीं होता। हेलो हाँ जी। सर, सही है हाँ। सब, मतलब करप्शन नहीं आएगा। अदनान, जब करप्शन की हम बात करते हैं तो करप्शन यहाँ पर, ये हम करप्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। ये एक्चुअली होता है, आप ये कारपोरेट कल्चर है ये। जैसे आप करप्शन की बात करें तो जब हम कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर जाते हैं तो हम वहां पर भी जैसे अपना कुछ काम करवाना हो तो पैसा देते हैं। हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम करप्शन या इलीगल एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करते हैं। अब जैसे हमने जो चीज बताई है, एक्चुअली आप अगर करप्शन के तौर पर कहें तो ऐसा नहीं होता, ये करप्शन नहीं है। जैसे आपको अपना काम करवाना है तो आप पैसा दे रहे हैं, उससे रूल्स तो बने हैं। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। जब आपसे कोई मांगता है तब आप दे रहे हैं, और एक वो होता है जब आप खुद से देते हैं, आप खुद से देते हैं। तो करप्शन हम एक्चुअली होता है, करप्शन हम ये नहीं करेंगे करप्शन नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे पॉलिटिकल एंड लीगल कोर्सेस हैं, जैसे पॉलिटिकल है, अब पॉलिटिकल में अभी मान लीजिए किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, अब इसके बाद गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या होती है, इसके पहले की पार्टी, सीधी सी बात है, कारपोरेट ने क्या है कि उस पार्टी को फंड प्रोवाइड किया है, तो हो सकता है कुछ रूल्स और पॉलिसीज हो जो उन कारपोरेट्स के फेवर में। अब मान लीजिए इलेक्शन होते हैं और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अब जो नई पार्टी आ रही है उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई। पार्टीज के पास जो फंड आता है वो कहाँ से आता है, पार्टीज के फंड कारपोरेट ही आता है। अब उनके पास ऐसा कोई वर्किंग जॉब वगैरह तो होती नहीं है, और जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसकी मेन इनकम कहाँ से, टैक्सेस से, इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट से, यहाँ से होती है। और इसका एक एक रिकॉर्ड रहता है, इसका रिकॉर्ड रहता है पूरा, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा। तो जो इलेक्शन में एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, जो इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से आया, वो जो है कारपोरेट वाले देते हैं। कारपोरेट वाले तो हम ही से लेते हैं ना, वो उनको देते हैं, और वो पैसा आपके इलेक्शन कैंपेन वगैरह में खर्च होता है। इसीलिए अब जैसे आपने करप्शन की बात करी, तो वो हमारे यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कहता है कि आपको अपनी इनकम जो भी है वो शो करनी होती है। जब आप इलेक्शन का जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको इनकम शो करनी होती है, और उसमें क्या हर जगह आपको, जैसे हम लोग आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो उसमें भी तो हम लोग यही करते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके पास आपकी इनकम का रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, तो जब वो अपना एफिडेविट शो करती हैं, अपना फॉर्म फिल करती हैं, तो उसमें लिखती है कि हमको इतना पैसा यहाँ से मिला, इतना पैसा यहाँ से मिला। तो आपने एक देखा होगा कि चंदा मिलता है, जो चंदा मिलता है वो कारपोरेट कल्चर, हमको इस कंपनी से इतना चंदा मिला, इस कंपनी से इतना चंदा मिला, वो एज ए जो चंदा मिलता है वो किसमें, नॉन प्रॉफिट में आता है, वो नॉन प्रॉफिट में आता है। समझ गया सर। तो इसी वो चंदे को फॉर्म को ही वो अपना उसमें करें। अब जैसे आप किसी एनजीओ वगैरह में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब एनजीओ वगैरह में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर उसको आप क्या, सोशल वेलफेयर, मान लीजिए आपने किसी के इलाज के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपने इलाज के लिए पैसा दिया, तो गवर्नमेंट आपको उसमें से टैक्स फ्री कुछ छूट देती है, आपको टैक्स फ्री कर देती है।
तो इसका मतलब हुआ कि आपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करा है। और जो इलेक्शन होते हैं वो ये माने जाते हैं कि वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। तो उसमें जो आपको जो चंदा मिलता है तो उसमें टैक्स वगैरह का उसमें कोई वो नहीं होता है। तो इसी वजह से ये, अब चूंकि चूंकि पैसा जो ज्यादा लिया था तो कुछ का रिकॉर्ड रहता है, कुछ का रिकॉर्ड नहीं रहता, वो अलग इशू है। तो इस तरह से पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेस हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं जो फॉरेन एनवायरनमेंट है। फॉरेन एनवायरनमेंट में जो आपके पास जियोग्राफिकल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, ये हम सभी जो पहले पढ़ चुके हैं, जो नेशनल एनवायरनमेंट होते हैं उसमें भी सारे के सारे यही फैक्टर होते हैं, सारे इसमें भी यही फैक्टर होते हैं। बस क्या होता है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। अब मान लीजिए जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, आप यहाँ से ले ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपकी एक कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी मान लीजिए रसिया में, ठीक है ना। दोनों जगह का जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट अलग है, कंट्रीज, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल। अब क्या है कि जो रसिया है वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पर बर्फ ज्यादा, वहां पर मोस्टली काफी ज्यादा लो टेम्परेचर रहता है। तो वहां के जो आपके क्लॉथ हैं, जो क्लॉथ के जो प्रोडक्ट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम कि जो क्लॉथिंग प्रोडक्ट है वो यहाँ के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जो वहाँ का फूड है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब जैसे जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं तो वहाँ पर उस तरह का उन लोगों को क्या चाहिए, जो ऐसा खाना चाहिए जो उसको मोस्टली हीट में रखता है, उनकी बॉडी को हीट कर सकता है। तो अब जैसे एक इसी का अल्कोहल या वाइन के रूप में देखिए तो वहाँ पर लोग मोस्टली अल्कोहल या वाइन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस तरह के टेम्परेचर में रहते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी को परमानेंट हीट की जरूरत होती है, और अल्कोहल उनकी बॉडी को हीट रखता है। तो वहाँ पर अल्कोहल, वाइन, ये जो भी चीजें हैं वो बहुत सस्ती हैं। लेकिन अपने यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, हमारे यहाँ लोग नशे के लिए पीते हैं, तो हमारे यहाँ वो चीज महंगी है। ठीक इसी तरह से आप देखिए जो अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ह्यूमिडिटी वाला होता है, वहाँ के लोगों का पूरा ही सिस्टम चेंज है, वहाँ की फूडिंग बिल्कुल अलग है। तो ये क्या होता है, जो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होते हैं आपके बिजनेस को इम्प्रूव होता है। अब अगर आपका बिजनेस यहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, उसका यूपी में अगर कोई बिजनेस है, यूपी में कोई बिजनेस है, तो जरूरी नहीं है जो यहाँ पर खूब सक्सेसफुल हो वो जाकर के साउथ इंडिया में उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जियोग्राफिकल क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब नीचे जो आपके जो सी कोस्ट है वहाँ के क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, आपका जो वहाँ का ह्यूमिडिटी है वो चेंज है। तो आप देखेंगे वहाँ के जो ड्रेसिंग है, वहाँ का फूडिंग है, वो सब अलग है। अब वहाँ के लोग जैसे चावल, नारियल, इस तरह से लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अपने यहाँ व्हीट वगैरह ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो वहाँ के लोगों को व्हीट से बने प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप राइस से बने प्रोडक्ट जैसे डोसा, इडली वगैरह है, आप वहाँ पर सेल करते हैं तो चलता है। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है, डोसा, इडली, ये सब क्या है, नॉर्मल तौर पर बहुत कम कंज्यूम होते हैं यहाँ पर व्हीट से बने प्रोडक्ट। अगर हमारे यहाँ जब तक आप व्हीट से बने प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें, फूड ना खाएं, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये क्या है, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट आपके जो बिजनेस को है उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम। अब इनकम में जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एक्सपेंडिचर पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब मान लीजिए आप जब कंपनी इंडिया में है और एक अमेरिका में है, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ की कंट्री से बेटर है। तो अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर देखी जाए तो वहाँ कम होगी, अपने यहाँ ज़्यादा होगी। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो वहाँ चीज़ें अलग होती हैं, और जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता वहाँ चीज़ें अलग होती हैं। अब हमारे यहाँ अगर गुड़गांव में एक कंपनी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुड़गांव में है। अब गुड़गांव से लेकर के मान लीजिए कानपुर तक आने में जो अगर उसका बाय रूट उसका ट्रांसपोर्टेशन से माल आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी?
उसको कितने टोल्स पार करने पड़ेंगे, जो सड़कें होती हैं वो कितनी खराब होंगी, कितनी अच्छी होंगी, और उसमें उसको रोड टैक्स कितना देना पड़ेगा, सड़क की वजह से जो टाइम डिले होगा वो कितना होगा, हमारे यहाँ पेट्रोलियम डीजल है वो कितना महंगा सस्ता है, ये सब देखना पड़ेगा। अब यही अमेरिका में जाइए, अमेरिका में सड़कें अच्छी हैं, वहाँ के रोड टैक्सेस वगैरह कम हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम तो क्या होगा, वहाँ का जीएनपी ज़्यादा होगा, वहाँ का जीएनपी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं जरा, कि जो कार अपने यहाँ जो मिनिमम कार होगी वो लाखों में मिलती है, वो 2 लाख 3 लाख, 3 लाख से नीचे नहीं है, मतलब कि अब नैनो को छोड़ दीजिए, जो ठीक ठाक एवरेज कार है 3-4 लाख की मिलती है, लेकिन वहीं पर अमेरिका में एक कार आपको थाउजेंड्स में मिल जाएगी, 30,000, 25,000, 40,000, 50,000, मतलब कि थाउजेंड्स में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जो मनी लैक्स में इन्वेस्ट करनी पड़ रही है एक प्रोडक्ट के लिए, वहां पर आपको थाउजेंड्स में मिल जाती है। तो क्या है, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक चीज और देखिए, कि जब आप अमेरिका में मान लीजिए बिजनेस करेंगे, तो वहां की करेंसी जो डॉलर है, जो वहां की करेंसी डॉलर है और यहाँ की करेंसी रुपीज है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जितना पैसा इनकम की है, उसके जरिए आप वहां पर एक बिजनेस यूनिट जब सेटअप करेंगे, तो उसको वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो इनकम आपकी कम हो जाएगी। आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका 75,000 है, तो वहां पर आपको 1,000 होगा, ठीक, $1 इक्वल टू 75 अप्रॉक्स चल रहा है। तो ये है क्या, आपकी जो करेंसी है वो भी आपकी चेंज हो जाती है, तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत मायने रखती है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, हमारे यहाँ अगर प्रति व्यक्ति आय कम है, अमेरिका में ज्यादा है। जब हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, तो हमारे पास क्या है, मतलब कि हमारे पास कंजम्पशन कम है, हमारे पास कंजम्पशन कम है, हम कम चीजें खरीदते हैं, अमेरिका में ज्यादा चीजें खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि इनकम पर डिपेंड करता है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा खरीदेगा। ये हमारे पास इकोनॉमिक्स का एक रूल है, कि आपके पास अगर इनकम ज्यादा है तो आप एक्सपेंड भी ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर लिखे ना एक्सपेंडिचर पैटर्न, वहां पर खर्च करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, कॉमर्शियल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, आपको पता होगा कि ये कैसे आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की हम थोड़ा एक एक बात कर लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, क्या होती है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। जो कारपोरेट होते हैं उनका पैसा किसके जरिए चलता है, बैंक्स के जरिए, बैंक्स के जरिए। जो कारपोरेट होते हैं बैंक से लोन लेते हैं, बैंक उनको लोन देती हैं और उससे अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब अगर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो वो कौन करता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसीज, एग्जिम पॉलिसी जब चेंज होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इससे आपके फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कंपनी कंपनी के जो बोरोविंग होती है, जो कंपनी के फंड होते हैं उसमें पड़ता है। जब उस पर पड़ेगा तो सीधी सी बात है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर, उसका कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर इम्पैक्ट होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके रिसोर्सेज या उसकी जो प्रोसेस या प्रोडक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होगा, उसके वजह से आपका कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है वो भी आपकी कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको आपके कंट्रोल में नहीं होते। क्यों, अब मान लीजिए कि आरबीआई ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया, तो क्या है, अब बैंकों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म पर। तो वो पैसा अब वो कहाँ से निकालेंगे, जो उन्होंने लोन दिया है, तो वहां पर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो जो कॉर्पोरेट को पहले कम पैसे कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता था, अब वो ज्यादा पर, तो अब वो उसका बर्डन कहाँ पर डालेगी, कंज्यूमर पर। तो इससे क्या हुआ, उसकी पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है। तो ये आपके फाइनेंशियल एनवायरनमेंट भी आपके जो बिजनेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे देखते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट,
डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होते हैं आपके पर्सन्स के जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, वो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, जैसे साइज, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ये सब क्या है आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। मतलब कि वहाँ का कस्टमर कैसा है, उसकी एज कितनी है। मान लीजिए जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी बनाते हैं, आप सबके लिए इकट्ठे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब कि आपने किस ग्रुप एज को, किस ग्रुप को आपका कस्टमर टारगेट किया हुआ है, आपका जो कस्टमर है वो किस ग्रुप का है, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेल के लिए बना रहे हैं, फीमेल के बना रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं, या आप जनरल बना रहे हैं, किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, उसकी प्राइस किस तरह से रखें कि उनकी इनकम पर उसका बर्डन ना पड़े। ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जो आपका जो टारगेट ग्रुप है आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो अपना प्रोडक्शन है उसी को चेंज कर पाएंगे, आप उसके प्राइस, मार्केटिंग, स्टडी सब वो चेंज करेंगे, लोगों के उसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, आपके जो डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं वहाँ के, वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट आपका लैंग्वेज, एस्थेटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन एंड सुपरस्टिशियस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, material culture, technology, social groups and organization, business customs and practice। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप अगर देखें तो अपने यहाँ नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, इस तरह के त्यौहार आते हैं, इस तरह के त्यौहार आते हैं, ठीक। तो जब नवरात्रि, दशहरा, दीपावली या रक्षाबंधन इस तरह के त्यौहार आते हैं तो इस पर सेल्स देखिए किस किस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। अब यहीं पर आप कहीं दूसरी कंट्री में जाए, अब अफ्रीकन कंट्री में, वेस्ट इंडीज साइड चले जाइए या अफ्रीका साइड चले जाइए, नाइजीरिया वगैरह में, तो वहां पर देखेंगे तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप वहां पर मतलब कि दूसरी कंट्री में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो बिजनेस आपका यहाँ पर चल रहा है वो वहां पर आप नहीं करना चाहेंगे, वो वहां पर आप नहीं करना चाहेंगे। वो क्या है, आप वहां पर वहां के कल्चर और वहां की सोसाइटी के हिसाब से आप बिजनेस करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप वहां पर अब जो दीपावली, नवरात्रि वाला यहाँ जो सिस्टम चलता है, मूर्ति लेकर के बैठ जाएंगे तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ रिलीजन एंड सुपरस्टिशियस, अपने यहाँ अंधविश्वास बहुत चलता है, तो अपने यहाँ क्या होता है, बाबाओं वाला बिजनेस बहुत चलता है। रिलीजन एंड सुपरस्टिशियस का मतलब है, सुपरस्टिशियस का मतलब कि अंधविश्वास, आप जो मानते हैं ना वो सब, रिलीजन, धर्म और अंधविश्वास। तो ये भी आपके मार्केटिंग पर बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे पूजा पाठ वाला आप ये काम करते हैं, चाहे जो भी हो, तो उसमें शॉपिंग अलग होती है, उसकी शॉपिंग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि ये आपके जो सोशल कल्चरल होते हैं, ये आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल, लीगल आपने पढ़ ही लिया है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल मतलब होता है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब इसके लिए क्या है, अभी तक इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए एक ग्लोबल समिट होती है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट का मतलब आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है, इसके लिए अब ग्लोबल समिट होती है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है ना। तो इसमें अब अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो हर कंट्री में इसके लिए रूल्स बने हैं, क्या, कि आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए करती हैं या नहीं करती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन रूल्स बने हैं कि आपके प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक। अभी अगर आप अपने यहाँ एग्जाम्पल देखें तो जो प्रोडक्ट वगैरह आते हैं क्या, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से आते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें जितने ज्यादा स्टार हैं तो वो ये बताते हैं कि वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा इको फ्रेंडली है, मतलब कि एनवायरमेंट को उससे उतना ही कम नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, तो अब वहाँ की जो इकोलॉजिकल पॉलिसी है वो क्या है। अब जो कंपनी है, गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ का रूल है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इनकम शायद 10 करोड़ या 20 करोड़, जो भी एक लिमिट है, उसके बाद अगर आपकी इनकम उससे एक्स्ट्रा है तो आपको 2% या 2.5% आपको CSR पर खर्च होगा। CSR का मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसमें से आपका एनवायरमेंटल भी आता है, उसमें
सोशल वेलफेयर एज वेल एज आपके इन्वायरमेंटल वेलफेयर के लिए भी आपको काम करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन, इसमें क्या क्या हो सकता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन, इस समय वर्ल्ड की आर्थिक कंडीशन क्या है इस समय? जैसे अगर पैंडेमिक के समय में देखें तो कंडीशन बहुत चेंज है। अभी हम इसका एक वो रिसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड पढ़ेंगे, तो हम उसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे। हम उसमें उसमें रिसेंट ट्रेंड्स में आप क्या है कि हम उसमें केवल फैक्ट बताएंगे जो इस समय पैंडेमिक में चल रहा है। क्योंकि अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखेंगे ना वर्ल्ड ट्रेड में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं अभी 2020 के ये जो टाइम है 2021 का, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। तो हम उसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज का मतलब होता है इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते और रूल्स कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वो कंसीडर करने पड़ते हैं। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन का मतलब कि इस समय विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिक्विडिटी ऑफ स्टेबिलिटी, वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं। हम अभी जब डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, रिसेंट ट्रेड के बाद एक वो आता है डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो उसमें ये जो कुछ रूल्स हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गए आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट। और कुछ अनदर मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। ये चीजें मैं अभी शुरू में इसके बारे में डिस्कस किया था। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या? दीज आर द फैक्टर्स इन द फर्म्स इमीडिएट इन्वायरमेंट विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फर्म्स डिसीजन इन ऑपरेशन। ऐसे फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन या ऑपरेशन को तुरंत इन्फ्लुएंस करते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक। जैसे देखिए सप्लायर्स, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। मार्केट इंटरमीडिएट सर्विस, ये भी बताया। ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, जनरल पब्लिक, ये सब आपके माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो सप्लायर्स के साथ आपको रिलेशनशिप बना के रखना है। कहीं प्रोडक्ट आपका जो रॉ मटेरियल जहाँ से आप लेते हैं महंगा ना कर दे, उसकी सप्लाई अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, आपके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट रहता है, इट अफेक्ट द फर्म्स एज वेल एज अदर एक्टर्स इन द फर्म्स माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें क्या था? जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। तो वही चीज जो मैं पहले बता रहा था ना, अब इसी को आप चाहे इंटरनल कह लीजिए चाहे एक्सटर्नल कह लीजिए। माइक्रो हो गया आपका इंटरनल, मैक्रो हो गया आपका एक्सटर्नल, माइक्रो हो गया आपका कंट्रोलेबल और मैक्रो हो गया आपका अनकंट्रोलेबल। तो ये आपका एक इंटरनेशनल बिजनेस का ओवरव्यू था। ये आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है इसका एक ओवरव्यू था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे बाद में, ठीक। और इसके बाद फिर डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके जो कुछ रूल्स है वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हाँ, सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए। जो लोग बाद में आए हैं प्लीज अटेंडेंस के लिए सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कोई भी ऐसा तो नहीं जिसने अपना नाम न लिखा हो। 39 लोग हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि 39 नाम लिखे हुए हैं इस समय। 39 पीपल्स आर कनेक्टेड बट मुझे लगता है नाम तो बहुत कम ही लिखे हैं। सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि ये पूरा मेरे पास इसकी एक वर्ड फाइल बन करके आ जाती है जिसमें सारे नाम मेरे पास लिखे मिल जाते हैं, तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। तो क्लास इज ओवर नाउ। अब अगर किसी की क्वेरी हो तो वो रुकें, और जिनको नाम नहीं लिखा जिन लोगों ने, वो अपना नाम लिख दें प्लीज।
सब लोगों ने नाम लिख दिया। मैं अटेंडेंस क्लोज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो फिर आपका नाम फिर इसमें अगर लिखेंगे तो फिर उसका नाम आएगा नहीं फिर भी। तो प्लीज़ एक बार फिर से बता देते हैं कि जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा वो अपना नाम लिख दें प्लीज़। So thank you to all of you. Thank you, sir.